नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से आपके पास में लेके आते हैं। उसके बारे में डिस्कशन होता है, पूरी डिटेल से जो है वो चर्चा होती है कि अब तक इससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे इन फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, इन सब के बारे में जो है वो यहाँ पे जो है वो चर्चा होती है। इसी कड़ी में आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों जीबीएस बोले तो गुइलेनबर्ग सिंड्रोम। काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन थोड़ा सा टफ होने की वजह से जो है वो बच्चे भी इसको पढ़ने से कतराते हैं और साथ के साथ टीचर भी जो है इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताते हैं। जबकि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और इसके जो मैनेजमेंट है और हम कहें कि इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े से इस डिजीज से हटकर होते हैं। हालांकि रिलेटेड है, क्यों होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े से जो है वो अलग है। जिसने इसको डिटेल से पढ़ा उसको ये डिजीज कभी भी जो है वो नहीं भूल पाएगी, या हम कहें कि वो बंदा उस डिजीज को कभी भी जो है वो भूल नहीं पाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा सरफेसली या अच्छे तरीके से जो है वो कंसेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़े हैं तो इसमें बड़े जो है वो कंफ्यूजन होते हैं। क्लियर है? तो कॉपी पेन निकाल लीजिए दोस्तों। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हर दिन जो है वो हम एक नई क्लास करते हैं। आज हमारे पास में जो है वो ये 127 या 126 नंबर की जो है वो क्लासेज हैं। 125 से ज़्यादा क्लासेज अब तक हमने जो है वो कर ली है और पूरे साल में जो है हम 365 क्लासेज जो है वो कर लेंगे। 365 क्लासेज की आप हमारे पास में जो है वो एक बुकलेट तैयार हो जाएगी, ठीक है, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो बुकलेट तैयार हो जाएगी। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक और जितने भी हम टीएनसी बुलेट सीरीज में कर रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप नोट्स बनाओ तो इससे बेनिफिट हो जाएगा कि पूरे साल भर के अंदर जो है वो 365 टॉपिक आपके पास में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ अगर हम बात करें कि ये आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो जब आप इनका रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तरीके से जो है वो आप इन सब का जो है वो रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम जो है वो लेते हैं। तो फटाफट जो है वो लिखिए और कैसे इंप्रूव करना है नोट्सों को। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं टेलीग्राम और यूट्यूब पे अवेलेबल हूं, वहां पे आप सलाह ले सकते हो और देन उसके बारे में जो है वो डिस्कशन कर सकते हो। क्लियर है? चलते हैं डिजीज के बारे में और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। मेन चीज है भाई क्वेश्चन आंसर की। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर में हमारे पास में आता है दोस्तों कि कौन कौन से जो है इसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इसमें से जो है वो बड़े ट्रिकी टाइप के जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। ट्रिकी टाइप से कैसे? क्योंकि दोस्तों ये डिजीज जो है वो हमारे पास में अलग चीजें शो करती है और इसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो बिल्कुल अलग शो करता है। जिसने अच्छे तरीके से पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रखी है तो उसको तो ये चीज समझ में आ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से इसलिए आते हैं क्योंकि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, डिजीज से रिलेटेड जो है वो नहीं पता चलता, अलग टाइप के जो है वो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो शो होते हैं। कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड इसके जो है वो हमारे पास में अलग क्वेश्चन आते हैं और इसके मैनेजमेंट से जो है वो इसके क्वेश्चन अलग आते हैं। अगर अच्छे तरीके से कंसेप्ट से समझे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर कंसेप्ट से नहीं समझोगे तो बिल्कुल कोई भी चीज जो है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रख के इस चीज को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग करते हैं हम दोस्तों डेफिनेशन से, देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। जीबीएस जो है वो इसका फुल फॉर्म होती है गुइलेनबर्ग सिंड्रोम और ये जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन द सेंस कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही जो है वो एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है, उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास में गुइलेनबर्ग सिंड्रोम इज एन एक्यूट का मतलब होता है थोड़ी समय के लिए, सडन। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सडनली कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्यूट। एंड ऑटो इम्यून का मतलब होता है दोस्तों कि हमारी बॉडी जो है, ठीक है, हमारी बॉडी हमारे खुद के अगेंस्ट ही जो है वो हमारे पास में क्या कर लेती है दोस्तों? एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है। क्या करती है? एंटीबॉडीज जो है वो बनाना चालू कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटो इम्यून। मान लीजिए कि हमारी बॉडी में जैसे मान लो साइनोवियल टिश्यू में प्रोटीन एम प्रेजेंट है या कहीं कोई टिश्यू में कोई स्पेशल टाइप की जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है, उस प्रोटीन को एज जो है वो फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाएगी हमारी बॉडी और उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाना जो है वो चालू कर देगी। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटो इम्यून। अच्छा, ऑटो इम्यून और हाइपर सेंसिटिविटी, इन दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये तो हो गया ऑटो इम्यून। दूसरी चीज होती है हमारे पास में हाइपर सेंसिटिविटी। इसका भी जो है वो ध्यान में रखना, दोनों बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है, हाइपर का क्या मतलब हो गया दोस्तों? हाइपर का मतलब हो गया एक्सेसिव, इंक्रीज। कहते हैं ना ये बड़ा हाइपर सेंसिटिव बंदा है,
ठीक है, यानी कि थोड़ी सी चीज से इसको जो है वो फर्क पड़ने लग जाएगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने की कोई जरूरत नहीं है। भाई कोई बैक्टीरिया अंदर आया या कोई वायरस अंदर आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, ये तो ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जो है वो फॉरेन पार्टिकल और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बन रही है, तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे परफ्यूम है या पोलन पार्टिकल्स है, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल, सबसे बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं, डस्ट पार्टिकल, डस्ट जैसे हमारे आसपास हुई या जैसे हमने इनहेल किया, अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने के लिए जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो नहीं बननी चाहिए, जनरली नहीं बननी चाहिए, क्योंकि डस्ट पार्टिकल क्या ही करेगा। लेकिन उसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी जो है वो सेंसिटिव हो जाती है और उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून में जो है वो ये डिफरेंस होता है। हाइपर सेंसिटिविटी में तो होता है कि ऐसे पार्टिकल्स या ऐसी चीजें जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए थी, उनके अगेंस्ट भी जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती है, उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और ऑटो इम्यून बोलता है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, बॉडी अपने अगेंस्ट ही जो है वो एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है। तो जो गुइलेन-बेरी सिंड्रोम है, ये क्या करता है कि ये एक्यूट सडनली जो है वो अपनी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगी, और वो एंटीबॉडी जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगी, वो एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास में नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगी। जिस तरीके से जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है, रोमेटिक फीवर है, रोमेटिक हार्ट डिजीज है, वो किस पे अटैक करती है, हार्ट पे अटैक करती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो गुइलेन-बेरी सिंड्रोम है, इसके अंदर जो हमारे पास में जो एंटीबॉडीज बन गई है, वो एंटीबॉडीज क्या करेगी कि हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगी, और नर्वस सिस्टम में भी कहां पे, नर्व पे अटैक करेगी, नर्व में भी कहां पे, पेरिफेरल नर्व पे, ठीक है, कहां पे, पेरिफेरल नर्व पे जो है दो प्रकार की नर्व होती है, एक क्रेनियल नर्व, एक पेरिफेरल नर्व। तो ये पेरिफेरल नर्व पे जाके जो है वो अटैक करेगी। अब पेरिफेरल नर्व आपको बताइए, जैसे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो नर्व आगे आगे जा रही है, ये सारी की सारी जो है वो कौन सी, पेरिफेरल नर्व है। टोटल 31 पेयर जो है वो पेरिफेरल नर्व होती है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में जो नर्व सिस्टम है, जो नर्व सेल है, जो नर्व सेल में जो पेरिफेरल नर्व है, उस पे जाके अटैक करेगी। अब उस पे जाके अटैक करेगी तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास में वीकनेस है, नमनेस है और पैरालिसिस जैसी कंडीशन जो है वो आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। समझ में आ गया? तो देखो, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक्यूट ऑटो इम्यून, एक्यूट मतलब सडनली होता है, ठीक है। आज बच्चा या आज क्लाइंट जो है बिल्कुल हेल्दी है, कल ही जो है उसको जीबीएस हो सकता है, सडनली होता है, एक्यूट टाइप से होता है। तो गुइलेन-बेरी सिंड्रोम जो है वो एक्यूट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द पेरिफेरल नर्व है। जो इम्यून सिस्टम जो है वो किस पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज किस पे अटैक करती है, पेरिफेरल नर्व पे अटैक करती है, जिसकी वजह से लीडिंग टू वीकनेस, जिसकी वजह से वीकनेस होगा, नमनेस होगा एंड समटाइम कंप्लीट पैरालिसिस, ठीक है। वीकनेस हो सकती है, नमनेस हो सकती है, और कभी कभी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो बॉडी पैरालिसिस होती है, पूरा पैरालिसिस जो है वो हो सकता है। इट इज पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग, ये जो है वो हमारे पास में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बट ऑफन रिवर्सिबल विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये वापस से जो है वो ठीक हो सकती है। जैसे पता लगा कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम है, इमीडिएटली जो है वो आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, तो ये वापस से जो है वो डिजीज खत्म हो जाएगी और क्लाइंट को किसी भी प्रकार का जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर होगा? तो जीबीएस है वो एक एक्यूट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, जो कि हमारे पेरिफेरल नर्व को जो है वो डैमेज करती है, जिसकी वजह से वीकनेस, नमनेस और कभी कभी कंप्लीट पैरालिसिस भी जो है वो हो सकता है। ये हमारे पास में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशनल है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो इसको पूरी तरीके से जो है वो ठीक किया जा सकता है। ये जैसे हमारे पास में नर्व है, तो जो पेरिफेरल नर्व है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करती है और उसको जाके जो है वो खत्म करती है। ये हो गया हमारे पास में जीबीएस। अब बात आ जाती है हमारे पास में इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कोजेज क्या हो सकते हैं, ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, क्या जो है वो इसमें हमारे पास में जो है वो ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में जो है वो बेसिकली ये जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, ऑफन अकर आफ्टर इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन में भी कौन सा दोस्तों, एप्स्टीन-बेयर वायरस, ध्यान रखना एप्स्टीन-बेयर वायरस सबसे ज्यादा है, देन साइटोमेगालो वायरस। ये दोनों के दोनों जो है वो वायरस हमारे पास में सबसे ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है यही वायरस होते हैं। कौन कौन सा, एप्स्टीन-बेयर वायरस
एंड साइटोमेगेलोवायरस, ये सबसे ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास में किस चीज के, जीबीएस होने के। ठीक है, अदर वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, जीका वायरस भी होते हैं जो कि जीबीएस जो है वो कोज करवा सकते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि वायरस में कौन सा होता है, तो एप्स्टीन बेयर वायरस होता है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये तो थे हमारे पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब पहले वाले थे वायरल इन्फेक्शन, ये है हमारे पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कंपाइलोबैक्टर जेजुनी सबसे मोस्ट कॉमन है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी जो है वो लिखा है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे, याद रखना, अगर आपसे पूछे कि कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आपसे सिंपली पूछे, अगर ऑप्शन कैंपाइलोबैक्टीरिया जेजुनी दिया जाए तो आप कर सकते हो। लेकिन कई बार आजकल एग्जामिनर क्या करता है, कभी पूछता है सबसे ज्यादा बैक्टीरियल कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, या सबसे जो है बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, और कभी पूछता है कि कौन सा वायरस जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जीबीएस के लिए। तो ध्यान रखना, जीबीएस के लिए बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है एज वेल एज वायरस भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर वायरस की बात करें तो एप्स्टीन बेयर वायरस या हम कहें साइटोमेगेलोवायरस, ये वायरस जो है वो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर बैक्टीरिया वायरस कहीं पे भी नहीं दिया जाए तो इनमें अगर कोई ऑप्शन आता है, ऐसा नहीं है कि तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। आपको या तो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी दिया जाएगा, या एप्स्टीन बेयर वायरस, या फिर कंपाइलोबैक्टर वायरस जो है वो दिया जाएगा, इन तीनों में से। लेकिन कई बार क्या, एप्स्टीन बेयर वायरस, साइटोमेगेलोवायरस एंड कंपाइलोबैक्टर जेजुनी और इन्फ्लुएंजा ऐसे दे देंगे और पूछेंगे कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो बैक्टीरिया का अगर जिक्र आ जाएगा तो आप जो है वो सीधा जाओगे कंपाइलोबैक्टर जेजुनी पे, सबसे मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और अगर वायरस का पूछेंगे तो एप्स्टीन बेयर वायरस या साइटोमेगेलोवायरस। अगर फिर भी आपसे पूछे कि तीनों दे दे, फिर पूछे कि मेन इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, मान लो 001% तीनों दे दे, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी भी दे दे, एप्स्टीन बेयर वायरस भी दे दे, साइटोमेगेलोवायरस भी दे दे, इन्फ्लुएंजा भी दे दे, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल में आप करके आओगे कंपाइलोबैक्टीरिया जेजुनी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से लिखा है। अदर कौन कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं, कोविड-19 इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन हो सकता है, देन सर्जरी और ट्रॉमा हो सकता है, और वैक्सीनेशन जो कि बहुत रेयर केस में, यानी कि ऐसे वैक्सीन दिए जाते हैं जिसमें हम इम्यूनिटी को डेवलप करवाते हैं, जिसमें लाइव वैक्सीन। वैक्सीनेशन में भी कौन सा दोस्तों, जो लाइव वैक्सीन होते हैं वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीबीएस के लिए। क्लियर, देन उसके बाद आ जाता है जीबीएस जो है वो हमारे पास में, जीबीएस इज नॉट कॉज्ड बाय डायरेक्टली द पैथोजेंस बाय द मिड स्ट्रीम इम्यून मीन डायरेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स। जीबीएस जो है वो डायरेक्टली जो है वो पैथोजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये डायरेक्टली इम्यून रिस्पॉन्स को करते हैं। वो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड करके जो है वो क्या करता है दोस्तों, एंटीबॉडीज बनाता है। ये एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास में पेरिफेरल नर्व पे जाके जो है वो अटैक करती है। ध्यान रखना, डायरेक्टली जीबीएस का कोई भी जो है वो पैथोजेंस ऐसा नहीं करता कि डायरेक्ट पैथोजेंस जो है वो हमारे पास में पेरिफेरल नर्व पे चला जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ये जो पैथोजेंस है वो अटैक करेगा कहां पे, इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम पे अटैक करके क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, और ये एंटीबॉडी जो है वो बाद में क्या करेगी दोस्तों, पेरिफेरल नर्व जो है उस पर अटैक करेगी और जीबीएस को जो है वो कोज करेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि किस तरीके से जो है वो होता है। देखो सिंपली ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड होकर क्या करेगा दोस्तों, एंटीबॉडीज बनाएगा। ये एंटीबॉडी जो है वो क्रॉस रिएक्शन अकर होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम अटैक होने के बाद में ये सीधा जो है वो कहां पे अटैक करेगा दोस्तों, माइलिन शीथ पे, जो कवरिंग है उस पे अटैक करेगा, और समटाइम्स जो है वो कहां पे, एक्सोन पे भी जो है वो अटैक करेगा। माइलिन शीथ पे और एक्सोन पे जो है वो अटैक करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, यानी कि सबसे कोई भी पैथोजन आया, चाहे तो हमारे पास में जो है वो बैक्टीरिया आया, पैथोजन ले लेते हैं हम, दोनों ले लेते हैं, बैक्टीरिया हो चाहे फिर वायरस हो। पैथोजन हो गया, पैथोजन में हमारे पास में बैक्टीरिया प्लस वायरस दोनों हो गए, इन्होंने अटैक किया, इन्फेक्शन कोज किया। इन्फेक्शन कोज करते इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है, इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज एक्टिवेटेड की, वो एंटीबॉडी जो है वो सीधा हमारे पास में नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगी। नर्वस सिस्टम में या तो ये माइलिन शीथ को डैमेज करेगी या फिर समटाइम्स जो है वो एक्सोन को। ये देखो
ये है हमारे पास में माइलिन शीथ, जो इसके ऊपर कवरिंग है वो हो गया माइलिन शीथ, और सेकंड ये हो गया हमारे पास में डेंड्रोइड, ये हो गया एक्सोन। तो समटाइम जो है माइलिन शीथ पे या फिर जो है वो एक्सोन पे जो है वो अटैक करेगी और नर्व को जो है वो डैमेज कर देगी। अब नर्व को डैमेज कर देगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा दोस्तों, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन स्लो और स्टॉप। नर्व सिग्नल जो है वो स्लो हो जाएंगे क्योंकि पेरिफेरल नर्व को डैमेज कर चुके हैं। अब पेरिफेरल नर्व को डैमेज कर चुके हैं तो ऑब्वियसली जो सिग्नल हमारे पास में जाने चाहिए थे वो कम हो जाएंगे, या तो वो स्लो हो जाएंगे या फिर जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वीकनेस या पैरालिसिस जो है वो हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जीबीएस कहते हैं। ठीक है, अब जीबीएस जो है वो हमारे पास में अलग अलग टाइप का आता है, 4 टाइप के जो है वो जीबीएस आते हैं। हालांकि सारी चीजों को जो है वो याद रखें ना रखें, लेकिन इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आपके पास में इनसे जो है वो पूछा जा सकता है। 1 बाय 1 करके दोनों में जो है मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, चारों में एक एक डिफरेंस बताऊंगा कि ये कहां पे जाके जो है वो अटैक करता है। सबसे पहला टाइप आ गया एआईडीपी। एआईडीपी हो गया दोस्तों एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलेटिंग पोली रेडियो न्यूरोपैथी, पेडी रेडिकुलो न्यूरोपैथी। ठीक है, एआईडीपी हो गया एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलेटिंग पोली रेडिकुलो न्यूरोपैथी। ठीक है, नाम से पता रहा है, एक्यूट मतलब सडनली, इन्फ्लामेटरी होता है, डीमाइलेटिंग यानी कि जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, पेरिफेरल नर्व पे अटैक करेगा। पेरिफेरल नर्व में भी जो माइलिन शीथ है जो उसके ऊपर कवरिंग है। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, मैंने नर्वस सिस्टम जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था पूरे डिटेल से कि जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है उसमें नर्व इंपल्स फास्ट होते हैं, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है उसमें इंपल्स जो है वो स्लो होते हैं। तो ये जो हमारे पास में जो पेरिफेरल नर्व के ऊपर जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जो है वो अटैक करता है और उसको जो है वो खत्म करता है। इसको हम बोलते हैं एआईडीपी, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलेटिंग पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है और ये जो बेसिकली स्पेशली यूरोप और यूएसए में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व, जो हमारे पास में पेरिफेरल नर्व है उसके ऊपर जो माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको खत्म करता है। ठीक है, सेकंड टाइप आ गया अमन। अमन क्या होगा, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। अब देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्यूट, एक्यूट मतलब सडन, मोटर मतलब 2 प्रकार की नर्व होती है, एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, यहां पे किसी ने पिन चुभाई, ये इंफॉर्मेशन जो लेके जाती है ब्रेन तक, ठीक है, लेके जाती है, लेके आती है, ये होगी सेंसरी। ये सिर्फ सेंसेशन, ये बोलेगी कि पिन चुभाई गई है, करेगी कुछ नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देगी, ये होगी सेंसरी। दूसरी होती है मोटर, यानी कि फिर मोटर नर्व को ये कहेगा कि हाथ हटा लो वहां से, तो ये हाथ हटाएगा, ये काम जो करने की प्रोसेस है वो होगी मोटर। ठीक है, और कई कई होते हैं मिक्स्ड, जो सेंसरी का भी काम करती है और जो मिक्स्ड का भी काम करती है। ऑलरेडी मैंने क्रेनियल नर्व में इसमें बहुत डिटेल से जो है वो बता रखा है सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड के बारे में। तो ये देखो, ये एक्यूट होती है, मोटर होती है यानी कि मसल्स एक्टिविटी वाली होती है, और ये किसको पार्ट को डैमेज करती है, एक्सोन पार्ट को। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं ना, डेंड्रोइड्स, एक्सोन और सेल बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में एक्सोन पार्ट को जो है वो डैमेज करती है। न्यूरोपैथी मतलब डिजीज ऑफ नर्व। तो मोटर एक्सोन जो है वो अटैक होते हैं और मोस्ट कॉमनली जो है वो एशिया में प्रेजेंट होते हैं। अमन याद रह जाएगा, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म याद रह जाएगी तो आप आसानी से जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है AMSN, एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। इसमें दोनों चीज आ गई। अमन में तो क्या था, सिर्फ मोटर नर्व थी, इसके अंदर क्या था, एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। इसमें मोटर और सेंसरी एक्सोन जो है वो दोनों अफेक्टेड होते हैं और ये सबसे ज्यादा जो है वो सीवियर होता है। सबसे कॉमन की बात करें तो सबसे कॉमन टाइप जो है वो AIDP होता है और सबसे डेंजरस जो है वो AMSN होता है, एमसेन होता है। ठीक है, आगे चीज समझ में। लास्ट आ जाता है MFS, मिलर फिशर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि पूरी जो है वो कुछ भी डैमेज नहीं होता है, सिर्फ कभी कभी जो है वो अटेक्सिया या ड्रेफेक्सिया या हम कहें कि जो मोमेंट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, मिलर फिशर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि कोई चीज डैमेज नहीं होती है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास में डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े हमारे पास में जो मसल्स मूवमेंट होते हैं वो वीक हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम ले लेंगे मोटर सिम्टम्स, उसके बाद में हम लेंगे सेंसरी सिम्टम्स। ठीक है, तो मोटर सिम्टम की बात करें तो दोस्तों इसमें होता है सिमेट्रिकल असेंडिंग वीकनेस। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है सिमेट्रिकल असेंडिंग वीकनेस। ध्यान से समझो इस चीज को। देखो, एक तो होता है पैरालिसिस।
ब्रेन में कोई चीज की डैमेज हुई, देन यहां पे नमनेस होगी, देन हाथों में नमनेस होगी, फिर यहां पे नमनेस होगी, फिर आगे चलेगी नमनेस, फिर नीचे तक जाती है। ठीक है, तो ये तो होता पैरालिसिस के मेन साइन सिम्टम्स। ठीक है, लेकिन गुइलेनबर्ग सिंड्रोम में क्या होता है कि पेरिफेरल नर्व पे अटैक होता है, और पेरिफेरल नर्व में भी कौन सा होता है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा दूर वाली है ना उस पे होता है, यानी कि जो पैरों में प्रेजेंट है वहां पे। तो सबसे ज्यादा वीकनेस जो है वो सबसे पहले आपको पैरों में दिखाई देगी, फिर पिंडलियों में, फिर हमारी जांघों में, और फिर ऊपर से, यानी कि नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में जो है वो कोई इंसान है, ठीक है, और ये हमारे पास में इसकी बॉडी है, और ये इसके जो है वो हमारे पास में पैर है। डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना होगा, कोई बात नहीं, ये हमारे पास में इंसान है। ठीक है, ये दोनों इसके हाथ ले लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास में नर्व का जो डैमेज होगा वो इस तरीके से चलेगा, नीचे से ऊपर चलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, असेंडिंग वीकनेस। ध्यान रखना, जीबीएस का मेन साइन सिम्टम होता असेंडिंग वीकनेस। बाकी हमारे पास में पैरालिसिस होता वो होता है डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग। नीचे से ऊपर की तरफ आना, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग। बिल्कुल आपने सुना होगा, जैसे हमारे पास में इंटेस्टाइन आती है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में अब आपने देखा होगा दैट ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये जो है हमारे पास में डिसेंडिंग कोलन, ये हमारे पास में रेक्टम, इस तरीके से होता है, राइट, इसी तरीके से होता है। ये हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये डिसेंडिंग कोलन। यही तो होता है डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन और असेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला। तो इसके अंदर भी जो हमारे पास में वीकनेस होती है वो होती है नीचे से ऊपर जाने वाला। ठीक है, काफी सारे बच्चे, इवन मैंने तो खुद जो है वो एम्स के आईसीयू में काम किया है, इसलिए मुझे पता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे आते थे, तभी कहते थे कि स्कूल से आया था, नॉर्मली ठीक था, लेकिन जैसे ही चला तो इसको चढ़ने में दिक्कत आने लगी। ठीक है, पैरों से इसको खड़ा ही नहीं हो रहा, आराम से बातें कर रहा, बोल रहा कुछ दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पैरों से खड़ा ही नहीं हो पा रहा। हम इसको खड़ा कर रहे हैं तो इसको अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे पैरालिसिस मार गया। बाकी सारे ऑर्गन सही सलामत है, न दर्द की कंप्लेन कर रहा है, न खाने पीने की कंप्लेन कर रहा है, न किसी और चीज की कंप्लेन कर रहा है। जबकि बच्चे तो छोटा सा दर्द होते हैं तो भी कितना जो है वो हल्ला कर देते हैं, लेकिन मदर्स या पेरेंट्स इसी चीज को कंप्लेन करके आते हैं। तो इमीडिएटली आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है वो जीबीएस का केसेज है, और ये बेसिकली भी जो है वो बच्चों में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो सिमेट्रिकल असेंडिंग वीकनेस जो है वो सबसे ज्यादा पहले दिखाई देती है। ये स्टार्ट होती है लेग से एंड मूव होती है आर्म और फेस पे, यानी कि नीचे से जो है वो स्टार्ट होती है, फिर लेग, मूव और आर्म तक जो है वो जाती है। इसके अंदर डिफिकल्टी वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्ट्रेस। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो बच्चे में नमनेस आती है, सीढ़ियां चढ़ने में और पैदल चलने में जो है वो दिक्कत आती है, और फिर उसके बाद जो है वो पैरों में पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ जाती है। तो ये मेन साइन सिम्टम्स है हमारे पास में जीबीएस का। मोटर साइन सिम्टम सबसे मेन है, और पैरालिसिस हो सकता है सीवियर केसेज में, मतलब कंप्लीट पैरालिसिस जो हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सेंसरी सिम्टम। सेंसरी सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, टिंगलिंग सेंसेशन होता है। टिंगलिंग इन द सेंस जैसे कोई पिन चुबा रहा है, निडल चुबा रहा है। ठीक है, छोटी छोटी जैसे छोटी छोटी चिमटियां जैसे चुटियां काटनी, चीटियां काटने वाली जैसी चीज है, उसको बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन। एंड नमनेस, बिल्कुल जो है वो नम हो जाएगा। ठीक है, शरीर जो है वो नम पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, इस तरीके से। रिफ्लेक्सेस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी कि जो भी हमारे पास में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, वो लॉस हो जाएंगे। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो आपको पता ही है, जैसे प्लांटर रिफ्लेक्स है, प्लेटरल रिफ्लेक्स है, ये सारे के सारे जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो सारे के सारे लूज हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं एरफ्लेक्सिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, एरेफ्लेक्सिया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ऑटोनोमिक सिस्टम्स। ऑटोनोमिक सिस्टम जो मैंने कि अलग अंदर ही अंदर जो है ऑटोमेटिक कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले चीज फ्लक्चुइंग ब्लड प्रेशर। देखो फ्लक्चुइंग ब्लड प्रेशर जो है वो क्यों से होता है, कई बार हाइपोटेंशन होगा, कई बार जो है वो हाइपरटेंशन होगा। उसका मेन रीजन है, आपने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारे पास में स्केलेटल मसल्स है वो हमारे पास में सेकेंडरी हार्ट के रूप में जो है वो कार्य करती है। ठीक है, तो जब वो रिलैक्सेस होगी सडनली, या सडनली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। सडनली जो है वो रिलैक्स होगी, उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास में ऊपर नीचे होगा। ठीक है, और हार्ट रेट जो है वो चेंजेज होगी, अरेदमिया होगा। ठीक है, हार्ट रेट कई बार बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, या कभी कभी, वैसे तो इंक्रीज ही मिलेगी, कभी कभी जो है वो डिक्रीज भी आपको मिल सकती है।
ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन होगा। ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन कैसे होगा? क्योंकि पेरिफेरल नर्व पे जो है वो अटैक कर रहा है। अब पेरिफेरल नर्व पे अटैक कर रहा है तो आपको पता ही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास में यूरिनरी और बाउल सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, कभी यूरिन पास आउट के लिए बार बार जो है वो अर्जेंसी लगेगी, कई बार जो है वो यूरिन डायरेक्टली जो है वो पास आउट हो जाएगा। तो ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, स्वेटिंग एबनॉर्मेलिटी। स्वेटिंग एबनॉर्मेलिटी इन द सेंस कई बार बहुत ज्यादा पसीना आएगा और कई बार जो हो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑटोनोमिक सिम्टम्स में जो है वो हमें देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में जो है वो क्या क्या चीजें हो सकती है? ठीक है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में तो दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस, और ये इसका मेन कॉम्प्लिकेशन ही है। कई बार पूछते हैं, एग्जाम में पूछा भी गया, इवन अभी थोड़े दिन पहले जो हो नोट सेट की एग्जाम थी उसमें भी जो हो पूछा गया था। हालांकि मैंने टीएनसी एक्सप्रेस के अंदर या हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वहां पे मैंने इसको कंप्लीटली जो है वो कोर्स को करवा रखा था, जीबीएस को। वहां पे भी मैंने बताया था कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, जिस क्लाइंट को जो है जीबीएस होता है उसको वार्ड में न रख के जो है वो आईसीयू में रखा जाता है। अब आप कहोगे कि नॉर्मल पैरालिसिस है, वार्ड में ही रहना चाहिए, बच्चा बिल्कुल नॉर्मली दिखता है, नॉर्मली खा पी रहा है, लेकिन फिर भी उसको हम आईसीयू के अंदर रखते हैं। रीजन, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, जीबी सडनली एक्यूट होता है और ये सडनली जो है हमारे पास में रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस करवा देगा, और जैसे ही हमारे पास में रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस कराएगा तो क्लाइंट जो है वो सीधा कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए उसको इमीडिएटली जो है वो वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो जीबीएस वाले पेशेंट में काफी बार एग्जाम में, इवन बहुत सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीबीएस वाले में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या करेंगे। पहला ऑप्शन देते हैं कि रिफ्लेक्स चेक करेंगे, दूसरा दे देते हैं कि उसको मूवमेंट करवाएंगे, तीसरा फिजियोथेरेपी, चौथा दे देते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट जो है वो तैयार रखेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है वेंटिलेटर सपोर्ट पे जो है ध्यान ही नहीं जाता कि जीबीएस है, पेरिफेरल नर्व डैमेज है, तो क्यों वहां जाएंगे, हम तो डायरेक्टली जो है वो ट्रीटमेंट पे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए तो मैंने कहा था कि इसके अगर पूरे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये डिजीज जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी मसल जो है वो वीकनेस करवाएगा, इसलिए मैं रिक्वायर वेंटिलेटर सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। पेन की अगर हम बात करें तो कॉमनली जो है पेन जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन डीप एक्टिंग पेन होता है मसल्स में और जॉइंट्स में, डीप वाला जो है वो पेन होता है। अब आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हमारे पास में सबसे मेन चीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना वो ही हमारे पास में सबसे मेन चीज आती है। तो डायग्नोसिस में ध्यान रखना, जितने भी हमारे पास में डायग्नोसिस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाता है हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हम जो है वो उससे सारी इंफॉर्मेशन पूछेंगे कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्या क्या चीजें आई थी, क्या क्या आपने देखने को मिला, ये सारी चीजें। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सेकंड, लंबर पंचर करते हैं, सीएसएफ एनालिसिस करते हैं, वहां पे देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई जो है वो इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, प्रोटीन जो है वो इंक्रीज तो नहीं है, क्योंकि कई बार जो भी हमारे पास में नर्व डिजीज आती है खासतौर से नर्व से रिलेटेड, तो उसमें हमारे पास में प्रोटीन जो है वो इंक्रीज मिलेगी। ध्यान रखना, मतलब इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल मिल सकती है लेकिन प्रोटीन जो है वो इंक्रीज मिलेगी, वो सीधा सीधा सिग्निफिकेंट जाता हमारे पास में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। हाँ, अगर हमारे पास में डब्ल्यूबीसी भी इंक्रीज मिले और डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेगी मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ठीक है, और इन्फेक्शन है तो प्रोटीन जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगी। लेकिन अगर कंडीशन प्रोटीन इंक्रीज मिले और डब्ल्यूबीसी डिक्रीज मिले या नॉर्मल रेंज में मिले तो कहीं ना कहीं जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो हाई प्रोटीन इन द सेंस 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नॉर्मली आपको पता है कि 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल प्रोटीन होती है। 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल सीएसएफ में प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन लेवल जो है वो आपको 45 मिलीग्राम से जो है वो ज्यादा मिलेगा, 45 से 40 भी कई बुक्स में दिया होता है। विथ नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट जो हो नॉर्मल मिलेगा, जो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकली डिसोसिएशन। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजी डिसोसिएशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी तो इंक्रीज नहीं हुई है लेकिन प्रोटीन लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट आता है नर्व कंडक्शन स्टडी। नर्व कंडक्शन स्टडी में हम करते हैं ईएमजी करते हैं। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक माइलोग्राफी जो है वो हम करते हैं, जिसमें हम जो है वो कंडक्शन सिस्टम जो है देखते हैं एंड स्लो नर्व कंडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। सीएसएफ फाइंडिंग कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन देख लिया, पल्मोनरी टेस्ट करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, आपको पता ही है कि ये जो है वो हमारे पास में जीबीएस किसके ऊपर जो है वो अटैक करता है, पेरिफेरल नर्व पे, और उसमें भी जो है हमारे पास में कौन सी, रेस्पिरेटरी मसल्स पे जो है वो अटैक करता है। अब रेस्पिरेटरी मसल्स पे अटैक करेगा तो हमारे पास में जो है वो ब्रीदिंग अफेक्टेड होगी। इसमें हमारे पास में फोर्स वाइटल जो कैपेसिटी है उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। और जीबीएस के अंदर जो हम देखें, जीबीएस के अंदर जो है हमारे पास में फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखना जीबीएस के अंदर, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अदर टेस्ट कौन कौन से करवा सकते हैं हम, एमआरआई ब्रेन और स्पाइन करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो है वो पता लग सके कि कहां पे जो है वो माइलिन शीथ जो है वो डैमेज है या नहीं है। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये तो था हमारे पास में मेन डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो किस तरीके से करते हैं, यानी कि जीबीएस को फाइंड आउट करना ही अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो जीबीएस को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रांसवर्स माइलेटाइटिस देखते हैं, मास्थियन या ग्रेविस से इसको सेपरेट करते हैं, पोलियोमेलाइटिस से करते हैं, पोलियोमेलाइटिस का ऊपर से जाता है, टिक पैरालाइसिस से अलग करते हैं, एंड बोटुलिज्म जो कि हमारे पास में जो है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, उससे हम जो है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास में अलग अलग होता है, जो हमारे पास में क्या क्या चीजें होती है। मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये इसके सिम्टम्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। बेसिकली मैनेजमेंट में तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं और उसको सपोर्टिव केयर देते हैं। मान लीजिए किसी को जो है वो पैरालिसिस हो चुका है तो फिर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी देते हैं, देन डीवीटी से बचाते हैं, देन एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में मैनेजमेंट हमारे पास में आपको पता ही है क्या चीज हुई है, हमारे पास में दो तरीके से मैनेजमेंट चलता है, एक हॉस्पिटलाइजेशन और दूसरा चलता है हमारे पास में सपोर्टिव, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। क्या देते हैं, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दी जाती है, बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है। हर 4 घंटे के अंदर जो है वो एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दे दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लाज्मा फेरेसिस करवाते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या होता है कि पूरे प्लाज्मा को जो है वो एक तरीके से फिल्टर किया जाता है, जैसे डायलिसिस में हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसके अंदर जो हम प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, जो हमारे पास में एंटीबॉडीज बनी थी उसको हम बाहर कर लेते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट दे देते हैं। देन उसके बाद जैसे पैरालिसिस हो सकता है तो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की संभावना है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। देन उसके बाद ये जॉइंट स्टिफनेस है, क्योंकि पैरालिसिस हो चुका है, जॉइंट काम नहीं करे तो जॉइंट स्टिफनेस को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। इस तरीके से हम जो उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। पहला लेते हैं, पहले स्टेप में हॉस्पिटलाइजेशन ऑलवेज इज नीडर। देखो जीबीएस की अगर कंडीशन आ गई तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो मस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बड़े हैं। क्यों, क्योंकि मान लो सडनली जो है वो मसल्स में पैरालिसिस हो गया, देन आप घर पे क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जैसे जीबीएस लगे देन हॉस्पिटलाइज जो है वो मस्ट हो जाता है। एंड उसके बाद जो है वो हम क्या क्या करेंगे, 4 स्टेप में हम काम करेंगे। पहली चीज हम ले लेते हैं आईवीआईजी, जिसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। ध्यान रखना दोस्तों, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि मैंने आपको यहां पे बता दिया था। फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, ये क्या करती है, ब्लॉक हार्मफुल एंटीबॉडी। जो हमारे पास में हमारे इम्यून सिस्टम में ने जो हार्मफुल एंटीबॉडीज बना दी है उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वही तो जाके हमारे पास में पेरिफेरल नर्व को डैमेज करेगी। तो वहीं पे जो है वो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दी जाती है, ठीक है। बहुत संख्या में दी जाती है, हर 4 घंटे के अंदर एक बोतल जो है वो दे दी जाती है, करीबन 40 बोतलें भी जो है वो दे दी जाती है। क्लियर है, तो वो करवाते हैं। सेकंड हमारे पास में आता है प्लाज्मा फेरेसिस, यानी कि प्लाज्मा एक्सचेंज। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है। इसमें हम जैसे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं वैसे हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को जो है वो फिल्टर करते हैं और उसमें जो हमारे पास में जो हार्मफुल एंटीबॉडीज थी उसको जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। तो रिमूव एंटीबॉडीज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में हम क्या करते हैं दोस्तों, सपोर्टिव मतलब बाकी चीजें करेंगे। तो देखो वेंटिलेटर सपोर्ट जो है वो रखेंगे या उसको बिल्कुल तैयार रखेंगे। क्यों, क्योंकि कभी भी जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस चलाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि
क्लाइंट अगर एक जगह लेटा हुआ है, आपको भी पता है डीवीटी का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, नॉर्मली तरीके से जो है वो पूरा वर्क न करना, या जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनमें डीवीटी होता है। तो डीवीटी से प्रिवेंट करते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं दोस्तों, मसल्स वेस्टिंग और जॉइंट स्टिफनेस से जो है प्रिवेंट करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, फिजियोथेरेपी करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू जो है हम क्या करते हैं दोस्तों, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, फिजियोथेरेपी जो है वो करवाई जाती है। क्लियर है। देन उसके बाद आता है, बहुत सारी जगह जो हो स्टेरॉइड काम में लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, स्टेरॉइड आर नॉट रिकमेंडेड इन दिस, क्योंकि वो किसी भी तरीके से या किसी भी तरीके से जो हो रिकवरी नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में जो है वो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन आ गया, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। क्यों हो गया रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में मसल्स का जो है वो वीकनेस करवाता है, इसलिए रेस्पिरेटरी फेलियर मेन कॉम्प्लिकेशन में आता है। इसके लिए हम वेंटिलेटर जो है हमेशा तैयार रखते हैं। कार्डियक अरिथमिया, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे पास में हार्ट रेट या बीपी जो है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मोमेंट नहीं हो रहा। अगर एक जगह पे पैरों का मोमेंट नहीं होगा तो वहां पे हमारे पास में मेन कॉम्प्लिकेशन आती है डीवीटी की। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की मेन कॉम्प्लिकेशन आती है, ब्लड जो है वो क्लोट हो जाता है, तो डीवीटी जो है वो देखने को मिलेगा। एंड डीवीटी हो गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना भी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, परमानेंट वीकनेस। ठीक है, अगर ट्रीट सही तरीके से या अर्ली नहीं किया गया है तो परमानेंट वीकनेस या पैरालिसिस जो है वो हो सकता है। सीवियर ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, सीवियर ऑटोनोमिक डिसफंक्शन मतलब अचानक से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाना, देन स्वेटिंग कम होना, ज्यादा होना, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है। और डेथ, 5 to 7% केसेज में जो है वो डेथ भी हमें देखने को जो है वो मिलती है। तो ये हो गया इसके मेन कॉम्प्लिकेशन। अच्छे तरीके से याद रखना, अगर ऊपर वाली चीजें सारी समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता कि आपको कॉम्प्लिकेशन में कोई चीज की दिक्कत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस, यानी कि कितना जो है वो इसके ठीक होने की संभावना है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, अगर फर्स्ट अर्ली जो है वो डायग्नोसिस है तो 80-90% रिकवरी जो है वो फर्स्ट स्टेज में ही हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे पता चलता है देन इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, इमीडिएटली इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो चलाते हैं, तो 80-90% जो है वो रिकवरी हो जाती है। ठीक है, हाँ रिकवरी में टाइम जरूर लगता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, टाइम ऑफ रिकवरी में टाइम कितना लगता है दोस्तों, वीक टू मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि कई बार 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, महीने से लेके जो है वो साल तक भी लग सकता है, लेकिन अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो गया है तो वीकनेस हो जाता है। ठीक है, 5 to 10% केसेज में जो है वो रेसिडुअल वीकनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड सपोर्टिव जो है वो हमारे पास में, अर्ली डायग्नोसिस और सपोर्टिव केयर प्रॉपर रहेगा तो हमारे पास में आउटकम भी जो है वो बहुत अच्छे निकल के आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में एक ही चीज का ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टडी क्लोजली। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है। तो एबीजी एनालिसिस, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजनेशन, इसका जो है वो हमें कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटरिंग करना है, और यही मेन चीज है। सेकेंड आ जाता है असेस ऑटोनॉमिक फंक्शन। ऑटोनॉमिक फंक्शन आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि बीपी जो है वो फ्लक्चुएट होता है, हार्ट रेट फ्लक्चुएट होती है, तो उसका जो है वो हमें मॉनिटरिंग जो है वो करना है। नेक्स्ट, टर्न पेशेंट फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट बेड सोर। अब देखो पेशेंट जो है वो पैरालिसिस हो चुका है, नमनेस हो चुकी है, वीकनेस हो चुका है, मतलब इतना ज्यादा जो है वो मोमेंट नहीं है, तो इसके कारण जो है, और क्लाइंट का अगर मोमेंट नहीं है तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या जाती है, बेड सोर जो है वो हो जाते हैं। तो बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए हार्ट जो है वो 2-2.5 घंटे से जो है पोजीशन चेंज होनी चाहिए। एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। अगर हाथ या पैर ऐसे पड़ा रहेगा तो कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं या स्टिफनेस हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी चाहिए। पैसिव क्यों बोला दोस्तों, पैसिव इसलिए बोला क्योंकि क्लाइंट तो खुद से कर नहीं सकता, क्लाइंट खुद से करता तो उसको हम एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं। कोई दूसरा पर्सन आके, नर्स या कोई फिजियोथेरेपी जो है वो उसको एक्सरसाइज करवा रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मॉनिटर स्वेलिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब वीकनेस हो चुकी है तो स्वेलिंग, जब भी खाना खा रहा है तो हमें अपने आंखों के सामने जो है वो उसको खाना खिलवाना है। ठीक है, तो जो भी जीबीएस का पेशेंट है उसको बोल देना कि मेरे आंखों के सामने खाना है। ठीक है, चाहे नजर लगे या ना लगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में मसल्स वीकनेस है तो एस्पिरेशन की संभावना जो है बढ़ जाती है, इसलिए बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में जो है उसको खाना खिलाना है, उसके स्वेलिंग पैटर्न को जो है वो देखना है। इमोशनल सपोर्ट देंगे, क्योंकि ये सडनली होता है, इनको पता होता है
कि जीबीएस में जो है वो सडनली डेथ भी हो जाती है। अब किसी क्लाइंट को ये पता चले कि इस बीमारी में जो है वो सडनली डेथ हो जाती है, तो सोच सकते हो कि उसका जो है वो मेंटल लेवल क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको इमोशनल सपोर्ट जो है वो हम देके रखते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में क्विक निमोनिक्स फॉर रिमेंबर। आप ध्यान में रखना दोस्तों कि जो साइन सिम्टम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो जीबीएस है तो जीबीएस से याद रखना। पहली चीज आती है जी फॉर ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ असेंडिंग वीकनेस, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, यानी कि नीचे से जो है वो वीकनेस चालू होगी, ग्रेजुअल होगी, ठीक है, और ऑनसेट होगी, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ असेंडिंग वीकनेस। बी फॉर ब्रीदिंग में अफेक्टेड, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में रेस्पिरेटरी मसल्स को भी अफेक्ट करता है, तो ब्रीदिंग जो है वो अफेक्टेड होगी। और तीसरी चीज एस फॉर सिमेट्रिकली वीकनेस या सेंसरी डिस्टर्बेंस होता है, तो जीबीएस से ही आप याद रखना मेन चीज, ठीक है। जी फॉर ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ असेंडिंग वीकनेस, बी फॉर ब्रीदिंग में बी अफेक्टेड, एस फॉर सिमेट्रिकल वीकनेस या सेंसरी डिस्टर्बेशन हो जो है वो हो सकता है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कि क्या क्या जो है वो ईटियोलॉजी होती है, ठीक है। वो तो थे हमारे पास में साइन सिम्टम्स जिसको हमने याद रखा। ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, कैंप से याद रखना, कैंप लगते हैं, कैंप से याद रखना। सी फॉर कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, ए फॉर एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन कौन सा दोस्तों, साइटोमेगेलो वायरस या एप्स्टीन बेर वायरस। एम फॉर माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, और पी फॉर पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट वैक्सीनेशन। और पोस्ट वैक्सीनेशन में भी कौन सा दोस्तों, अगर लाइव वैक्सीन लग रहे हैं तो ज्यादा चांसेस जो है वो हमारे पास में हो जाते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की हमारी डीजी जो है वो फिनिश होती है। ऑफ कोर्स आपको ये चीज बहुत पसंद आई होगी। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो 2 शब्द जरूर कहिएगा। अब तक आपने जीबीएस में पढ़ा था या सुना था, उससे आपने कितना नॉलेज जो है वो इंप्रूव किया है उसके बारे में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।